आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज का वीडियो माँ बेटे के रिश्ते को लेकर है, सास बहू के इश्यूज़ पर है, तो मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है। और आज का वीडियो घर के हर उस बेटे पर है जिसकी या तो शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, और हर उस पेरेंट के विषय में है जिन्होंने हाल में ही अपने बच्चों की शादियाँ की हैं। तो देखिए, मैं समझती हूँ हमारे समाज में एक औरत ही औरत के खिलाफ है। एक औरत जब तक माँ है तब तक वो कितनी लविंग केयरिंग होती है, अपने बच्चों को लेकर वो कितनी प्रोटेक्टिव होती है, बिल्कुल करुणामयी, एक डिवाइन का रूप होती है। मगर यही माँ बहू को देखते मानो उसका एक बहुत ही नेगेटिव, एक अगली साइड, एक बुरा वाला रूप निकल कर आता है, देखने को मिलता है। उसके सारे इनसिक्योरिटीज़, उसकी सारी जेलसी, सेंस ऑफ कंपटीशन बहू को देखते मानो ट्रिगर हो जाता है, निकल कर आ जाता है। मतलब बेटे की शादी होते उसको पहला जो थॉट आता है अपने बहू के प्रति वो ये कि देखो, अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, वो मेरी बहू का हो गया। मानो बेटा ना हुआ, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आज तक मेरा था, अब उसके लिए मेरे कंपटीशन में एक नई क्लेमेंट आ गई है जो अब क्लेम करती है कि ये जो प्रॉपर्टी था, जो आपका था, जिससे आपको बेहद प्यार था, वो अब मेरा है, इस पे मेरा हक है और केवल मैं इससे प्यार करती हूँ। तो एक सास के दिमाग में बहू एक कॉम्पिटिटर की तरह बनकर आ जाती है कि देखो, नई नवेली दुल्हन आ गई और मेरा बेटा तो मेरे हाथ से छिन गया, अब तो वो मेरा रहा नहीं, राइट। तो जब आपके मन में अपने बहू के प्रति पहला ही थॉट इतना नेगेटिव होगा तो बहू कैसे अच्छी लगेगी, क्योंकि बहू तो एक कॉम्पिटिटर बन के आ गई आपकी, जो आपकी सबसे फेवरेट ऑब्जेक्ट को, फेवरेट चीज़ को छीनने के लिए आ गई है। जबकि रियलिटी तो ये है कि बेटा तो आपका बरसों से आपके पास नहीं है। जब वो 16, 17, 18 साल का था तभी वो घर से निकल गया था, हॉस्टल में रहता था, बाहर जब नौकरी करने लगा तो अब उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना फ्रेंड सर्कल है, राइट। मगर इतने सालों में आपने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, मगर बहू के आते somehow this sense of insecurity and this sense of loss ट्रिगर हो गया है कि भाई देखो, एक आ गई है जिसने मुझसे अब मेरा बेटा छीन लेना है, तो अब मेरा बेटा तो मेरा रहेगा नहीं, और सडनली आपको बड़ा लॉस फील हो रहा है, राइट। तो जब इतने नेगेटिव थॉट के साथ रिश्ते की शुरुआत हो रही है तो सास बहू के रिश्ते कभी अच्छे होने ही वाले नहीं हैं, है ना। और मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर सास बुरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मगर और मैं ऐसे केसेस की भी यहाँ बात नहीं कर रही जहाँ बहू को मार दिया जाता है, मर्डर किया जाता है, जला दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। मैं आम घरों की कहानी बात कर रही हूँ। हर घर की ये कहानी है जहाँ बहू को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया जाता है। और सास बहू के रिश्ते आज हमारे समाज में एक परिवारों में एक दीमक की तरह है जो हर घर में अंदर ही अंदर परिवार को खोखला कर रहे हैं। हाँ, ऊपर से सरफेस लेवल पे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लगता है कि वाह क्या खूबसूरत परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, बच्चे भी हैं, बड़ा खूबसूरत सा दिखता है ऊपर ऊपर से। मगर अंदर 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 कहीं ना कहीं रिश्तों में आपसी रंजिश बनी हुई है और अंदर अंदर परिवार को खोखला किया हुआ है ना। तो ये हर घर की कहानी है, आज ऑलमोस्ट 90% घरों की ये कहानी है। और ऐसे केसेस में मैं सिर्फ सास या बहू को ब्लेम नहीं करती। हाँ, मैं ज़्यादा ब्लेम सास पे ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि देखिए, जब नई नई शादी होती है बेटे की तो सास इज़ द सीनियर पर्सन, वो ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में भी होती है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ रिश्ते को ख़राब करने की शुरुआत एक सास की तरफ से ही होती है कि वो अपनी बहू को ताना मारना, छोटी छोटी बातों पे सुनाना, डिसरिस्पेक्ट करना, शुरुआत ज़्यादातर सास की तरफ से होती है। और जब बहू सुनते सुनते कभी रिएक्ट करती है तो फिर वो बुरी बन जाती है और शुरू हो जाते हैं सास बहू के इश्यूज़, राइट। मगर हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार कुछ बहुएं भी अच्छी नहीं होती और परिवार में झगड़े का कारण बनती है, राइट। मगर सास बहू के अलावा मैं समझती हूँ कि घर का जो बेटा है, जो हस्बैंड है, वो भी इक्वली इस परिवार में सास बहू के झगड़े में
इक्वली वो ज़िम्मेदार होता है। अब देखिए, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और जो मैं केसेस देखती हूँ, और मैं एक सामाजिक पर्सन भी हूँ, और आम तौर पे मैं जो घरों में देखती हूँ, जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं उन्हीं बातों को आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं 3 ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि बेटों की गलतियाँ होती हैं और बेटे इक्वली ज़िम्मेदार हैं सास-बहू के रिश्तों को ख़राब करने के लिए। और मैं इन पॉइंट्स को अभी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या आप मेरे इन ऑब्जर्वेशन से आप एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, राइट? तो चलिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लड़कों को अपनी प्रायोरिटीज़ का ठीक से पता नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? देखिए, जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसके माइंड में चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। वो जब शादी करने का डिसाइड करती है तो वो क्लियर माइंड से आती है कि देखो, मैं अब जिस घर में जा रही हूँ वही मेरा परिवार है, और जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वही अब मेरी प्रायोरिटी है। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। और ऐसा उसके माँ बाप भी उसको सिखाते ही हैं कि देखो बेटी, अब तुम जिस घर में जा रही हो वही तुम्हारा फैमिली है, तुम्हें समझना है, एडजस्ट करना है। इस तरह की बातें उसको समझाई भी जाती है और वो क्लियर माइंड से ये आती है। मगर एक लड़के के माइंड में ये बातें बिल्कुल क्लियर नहीं होती, और ना उसके पेरेंट्स कभी इस बात को समझाने की कोशिश करते कि हाँ बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बनने जा रही है। अब तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ ही होने वाली है, उसके आसपास ही होने वाली है, एंड शी इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। ऐसा लड़कों के पेरेंट ना उसे समझाते न, और लड़कों को भी ये बात समझने में बरसों लग जाते हैं, और कई बार तो पूरी ज़िंदगी वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए, रियलिटी तो यही है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए टॉप प्रायोरिटी होते। अगर प्रायोरिटी की ग्रेडिंग की जाए तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहती कि पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, भाई बहन इंपॉर्टेंट नहीं होते, बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं होते, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता पेरेंट्स, भाई बहन और बच्चों से कहीं ऊपर होता है। वो दोनों दो इंडिविजुअल होकर भी एक यूनिट की तरह होते हैं। उन दोनों को अपनी पूरी ज़िंदगी एज वन यूनिट एक साथ पूरी ज़िंदगी में एक साथ एक तरह से डिसीजंस लेकर अपनी ज़िंदगी को साथ बिताना होता है। क्योंकि देखिए, माँ बाप तो एक वक्त आएगा चले जाएंगे, बच्चे भी वक्त के साथ घर से निकल जाएंगे, उनकी अपनी ज़िंदगी होगी। एक हस्बैंड और वाइफ ही पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। और इस बात को रियलाइज़ करने में कई बार मर्दों को बहुत सारा वक्त लग जाता है, और कई बार तो वो इस बात को पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते, और कभी अपने पेरेंट्स को, कभी बच्चों को बीवी से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। और ऐसे में परिवार में इम्बैलेंस आता है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी जगह है परिवार में, और जब हर इंसान को उसकी सही जगह पे रखा जाता है तो फैमिली एक राइट बैलेंस के साथ चलता है, राइट? दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि एक बेटे को अपनी माँ के साथ बाउंड्री सेट करना नहीं आता। अब माँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मली लेडीज़ ही इस तरह की होती हैं। अब देखिए, माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे की ज़िंदगी के हर मोमेंट को मॉनिटर कर रही होती है। शादी के पहले सुबह से शाम वो क्या कर रहा है, क्या खा पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है, इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। मगर बेटे की शादी के बाद वो ये रियलाइज़ नहीं करती कि हाँ, अब जब मेरे बेटे की शादी हो गई है तो मुझे स्टेप बैक करना चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने देना चाहिए। वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करती, और उसके हर मैटर में, उसकी गृहस्थी के हर इशू पे वो इंटरफेयर करती रहती है, अपनी एडवाइस देती रहती है, और वो उसकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती रहती है। और ये रियलाइजेशन बेटे को नॉर्मली नहीं होता, मगर आप देखो, क्योंकि बेटे ने तो अपनी माँ को बचपन से ऐसे देखा है। मगर जब आपकी वाइफ कंप्लेन कर रही है कि देखिए, मैंने फर्नीचर ऐसे सेट किया था, अपना लिविंग रूम ऐसे सेट किया था, मगर माँ ने पूरी फर्नीचर को चेंज कर दिया, सेटिंग चेंज कर दी, बेड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अलमारी में कपड़े डिफरेंट तरह से अरेंज कर दिए। मैं आज आलू के पराठे बनाना चाह रही थी, मैंने उन्होंने बनाने नहीं दिया। मैं ग्रीन कर्टन्स लेना चाह रही थी, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रेड खरीदवा दिया। तो जब आपकी वाइफ बार बार इन चीज़ों की शिकायत कर रही है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई, मेरी माँ
जाने अनजाने बहुत इंटरफेयरिंग हो रही है और मुझे अपनी माँ को प्यार से समझाने की ज़रूरत है ना, कि देखो माँ, हमारी अपनी गृहस्थी है। अब आपकी लाइफ में एक वाइफ आ गई है और उसकी गृहस्थी है, उसका सेटअप है, उसके अपने डिसीजंस हैं, उसकी अपनी चॉइसेस हैं। तो आपकी माँ को इसमें इंटरफेयर नहीं करना तो चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अपनी माँ से डायरेक्ट बात करो, उनको बात प्यार से समझाओ, तो हो सकता है वो भी अपनी बाउंड्रीज़ को समझ पाए। तो एज अ मैन, शादी के बाद आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी अपनी गृहस्थी पीसफुल रह सके। समहाउ मर्दों को ये बात समझने में बहुत वक्त लगता है, ये बात समझ में नहीं आता, या शायद वो समझना ही नहीं चाहते। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि समहाउ मुझे लगता है कि जो बेटा है वो अपनी वाइफ के सपोर्ट में कभी भी स्टैंड नहीं लेता। जब भी उसकी माँ और बीवी के इश्यूज होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द शील्ड फॉर हिज वाइफ, क्योंकि याद रखिए, जिस लड़की को आप ब्याह कर इस घर में लेकर आए हैं, वो आपके कारण इस घर में आई है, तो उसको एक सेफ, एक लविंग, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप इसलिए तो उसको लेकर नहीं आए ना इस घर में कि आपकी वजह से वो ज़िंदगी भर ताना सुनती रहे, कि आपके प्यार की वजह से वो मेंटल इमोशनल टॉर्चर से गुजरे। इसके लिए तो नहीं लेकर आए ना, और आप ही लेकर आए, तो उसको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो जब आप देख रहे हो कि आपकी जो माँ है वो आपकी वाइफ को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करती, और ये एक दो बार की बात नहीं है कि चलो एक बार बड़ी हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, दो बार बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। मगर अगर ये रूटीन, ये भी आपकी माँ का बिहेवियर रूटीन वे में बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत वर्बली अब्यूज़िव वो हो रही हैं, बात बात पे आपकी वाइफ को वो ताना मार रही हैं, नीचा दिखा रही हैं, बात बात पे सुना रही हैं, वर्बली अब्यूज़ कर रही हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, और आप देख रहे हो कि घर में ऐसा हो रहा है, वाई कांट यू टेक अ स्टैंड फॉर योर वाइफ? क्यों आप अपनी माँ को प्यार से, अधिकार से नहीं बोल सकते कि हाँ, इस तरह का गलत बिहेवियर नहीं टॉलरेट किया जाएगा? आप एक बार ये पॉइंट आउट करके तो देखो, आप एक बार ये स्टैंड लेकर तो देखो। सास बहू के झगड़े उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी माँ समझ जाएंगी कि उनका गलत बिहेवियर नहीं टॉलरेट किया जाएगा। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक मर्द चिकन आउट करता है, वो इस सिचुएशन से भाग निकलता है, और हाँ, वो समझ रहा होता है पूरे सिचुएशन को, और इमोशनली वो अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरी माँ का बिहेवियर तुम्हारे प्रति बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है, मगर जाने दो ना, वो मेरी माँ है, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, एक ही तो मेरी माँ है, और तुम ही बड़ी बन जाओ, तुम ही समझदार बन जाओ। भाई, आप एक 25-26 या मोस्टली मे बी 30 इयर्स की यंग लड़की को आप बोल रहे हो समझदार बन जाओ, और आपकी मदर शायद 55-60 है, 65 इयर्स की है, वो इतनी बड़ी है, उन्होंने दुनिया देखी है। क्या एक बार भी कभी आपने उनको समझाने की कोशिश की कि माँ, तुम्हारी यही तो बहू है, छोटी है, नादान है, तुम बड़ी हो, समझदार बन जाओ, जाने दो, गलतियाँ करती है, थोड़ी सी माफ़ कर दो, प्यार से समझा लो? क्या आपने कभी अपनी माँ को बोला कि उन्हें समझदार बन जाना चाहिए? आप एक 25 साल की लड़की से समझदारी की एक्सपेक्ट करते हो? एंड दिस सिचुएशन इज़ लाइक, आप इमेजिन करिए, चलिए आप इमेजिन करिए कि आपने एक गाय पाली अपने घर में, जो बचपन से है आपके साथ, और बड़ी प्यारी सी गाय है और बहुत लविंग है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपस में आपका बहुत अच्छा लविंग कनेक्शन है। अब आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, आप अपनी पत्नी को घर लेकर आए, और जैसे ही आप अपनी पत्नी को लेकर घर पे आए, उस वो गाय ने जब आपकी पत्नी को देखा, नाउ आपकी जो पत्नी है उस गाय के लिए नई पर्सन है, नई इंसान है, और वो गाय उस बहुत देखते ही आपकी पत्नी को ट्रिगर हो गई, उसने चार्ज किया और आपकी पत्नी पे सींगों से अटैक किया। लेट्स से ऐसा हुआ आपकी पत्नी पे, तो आप अपनी पत्नी को क्या बोलोगे कि भाई, ये तो मेरी बहुत प्यारी वाली गाय है, ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, अब तुम, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी खातिर इसके सींगों की मार नहीं सह ले सकती हो? और जब आपकी पत्नी 10 बार उसके सींगों की मार सह भी लेती है, तो कभी तो दर्द में वो उफ करेगी, और कभी दर्द में वो उसको रिएक्ट करती है, मारने की कोशिश करती है।
तो आप अपनी पत्नी पे चढ़ जाते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी इतनी प्यारी गाय को मारा कैसे, वो तो इतनी लविंग है, वो तो इतनी केयरिंग है। भाई वो लविंग केयरिंग तो आपके लिए है ना, आपकी पत्नी के लिए नहीं है। आपका लव कनेक्शन उसके साथ बचपन से है, आपके साथ है। आपकी पत्नी नई नहीं है, उसके साथ उसका लविंग अफेक्शनेट कनेक्शन नहीं है। उसको वो सींगों से मारे तो वो क्या करे? क्या आप उसको मरने के लिए, सींगों से मार खाने के लिए छोड़ दोगे, या आप अपनी गाय को बांध कर एक कोने में खड़ा करोगे ताकि धीरे धीरे जब आपकी पत्नी को वो पहचान ले तो वो मारना बंद कर दे? सिमिलर सिचुएशन हो गया ना आपके परिवार में भी, आपके माँ के साथ। तो देखिए, एक बात तय है कि अगर आप अपनी वाइफ को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आज तो वो आपकी माँ के ताने सुन लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो अपने बैटल्स खुद लड़ना सीख लेगी, और तब आपकी उसको ज़रूरत नहीं रह जाएगी, और उसके दिल से आपके लिए जो लव है, जो रिस्पेक्ट है, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये होना तय है। और तब आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि आज कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, पहले जैसा अब नहीं रहा। सो एज अ मैन आपको ये समझना है कि जिसको आप शादी करके लेकर आ रहे हो, वो पत्नी, वो वाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपकी ज़िंदगी की, और उसको एक सेफ, लविंग, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप अपनी वाइफ को एक सेफ, लविंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप उसको फाइनेंशियली नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप शादी ना करें। आप शादी तब तक ना करें जब तक आप इतने केपेबल ना हो जाएं कि फाइनेंशियली, इमोशनली आप अपनी वाइफ को एक सेफ, लविंग, फाइनेंशियली साउंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। राइट नाउ वीडियो के अंत में ये मैसेज हर उस बेटे बहू के लिए है जिनके पेरेंट्स शायद अब 70s, 80s, 90s की एज में हैं और चल फिर नहीं सकते, बेड रिडन है, मेंटली, इमोशनली उन्हें सहारे की ज़रूरत है, वो अकेले नहीं रह सकते। तो ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को रोड पे छोड़ देते हैं, जो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं, क्योंकि शायद जब वो यंग थे तो उनके इन लॉज, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर उनके साथ बहुत टॉक्सिक था, बहुत बुरा वाला था, तो अब वो अपने पेरेंट्स की, इन लॉज की केयर नहीं करना चाहते। तो ऐसे में अगर आप उनके बिहेवियर से तंग आकर उन्हें उनकी लाइफ की लास्ट स्टेज में छोड़ रहे हो, उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हो, उन्हें उनकी देखभाल, केयर आपने करना छोड़ दिया, रोड पे छोड़ दिया, तो एक दो बातें यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो, क्योंकि याद रखिए ये कर्मा रिटर्न होके ज़रूर से आएगा आपके ऊपर, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कितना भी बुरा आपका पास्ट क्यों ना रहा हो, थोड़ा सा आपको उसको इग्नोर करना होगा, थोड़ा सा अपने हर्ट, अपने इमोशंस को साइडलाइन करके आपको जो आपकी जो ड्यूटी है उसे आपको करनी होगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता पास्ट से आ रहा है, ये आपका बहुत ही कार्मिक वाला रिलेशनशिप है और इस वजह से ऐसा रहा है, और इस रिश्ते को जहाँ तक हो सके आप फॉरगिव करने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो बेस्ट है कि आप थेरेपी सेशंस ट्राई करें, जिसमें आपको ये रिश्ते इतने टॉक्सिक क्यों रहे हैं, आपको इतना हर्ट क्यों मिला है, आपको इसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी पूरे पास्ट की जानकारी मिल जाएगी, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो शायद आपको इन रिश्तों को फॉरगिव करना आसान हो पाएगा। तो थेरेपी सेशंस बुक कर लें आप रिश्तों, ताकि आप इस रिश्तों को बेहतर समझ सकें, ताकि आगे आपकी जो ड्यूटीज़ है अपने इन लॉज के प्रति, अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति, उनको निभाने में आपको आसानी हो सके। तो अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने इन लॉज को अपने लास्ट डेज़ में ऐसे नेग्लेक्ट ना करें, उन्हें रास्ते पे ना छोड़ें, उन्हें वृद्धाश्रम पे ना डालें, बिकॉज दैट इज़ रियली creating very dark karma for yourself. So take care about that. And तो आपका क्या विचार है ज़रूर से बताएं. Do you agree with my opinion? And
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके इन-लॉज़ के साथ, ज़रूर से शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय। नमस्कार।